Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Reza and welcome to Pen Gravity. डॉन न्यूज़पेपर की जी हम लोग एनालिसिस कर रहे थे एडिटोरियल्स के और ओपिनियन के। एडिटोरियल्स के एनालिसिस हमने अर्ली मॉर्निंग सुबह कर लिए थे एंड नो वी आर डूइंग ओपिनियंस का एनालिसिस करेंगे विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 23 दिसंबर 2023। सो जी क्या होगा आज का जो मेन आपका एडिटोरियल्स और ओपिनियन वाला पेज है क्या है उसके अंदर ये 1 2 3 मैंने कर दिए थे सुबह एडिटोरियल्स, इनकी डिस्कशन हो गई थी विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड नो जो है ये रिमेनिंग पोर्शन जो था ओपिनियंस वाला इनको हम एनालाइज करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इन सारे ओपिनियंस को और अल्टीमेटली रिगार्डिंग सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव में हम इनको एनालिसिस करेंगे डीपली। ये जी पीडीएफ लिंक जो है इस लेक्चर का और टुडे डॉन न्यूज़पेपर का वो डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल होगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है, वहां से आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। और इसके 4 टॉपिक हैं, 4 ओपिनियंस हैं, उनको हम क्या कर देंगे टाइमलाइन के मुताबिक उनके चैप्टर्स बना देंगे। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ये वही वाली स्लाइड है जो शो आपको रोज होती है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेसिकली हम ये स्लाइड जो है अभी भी शो करवा रहे हैं। आपने इसको पॉज करना है वीडियो को और इस स्लाइड को पढ़ लेना है। ये ऑन गोइंग ग्लोबल इश्यूज हैं एंड दीज आर ऑन गोइंग करंट इश्यूज इन पाकिस्तान। अगर आपको कोई एम्बिग्यूटी है इनके बारे में तो आप जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको सुन लें, आपके जो क्लैरिटी आ जाएगी इंशाल्लाह। एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर टीम ये काम आप लोगों ने करना है, कमेंट्स करके हमें जरूर बताना है, बाकी भी करना है। एंड टुडे क्वेश्चन आप लोगों ने ना थोड़े दिन पहले भी मैंने डिस्कस किया था रिगार्डिंग साउथ एशिया। साउथ एशिया की पॉपुलेशन कितनी है ये आपने बताना है, परसेंटेज। ठीक है, वैसे नहीं, कितने परसेंट वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो साउथ एशिया के अंदर कितने परसेंट पॉपुलेशन रहती है, तो परसेंटेज में आपने बताना है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो साउथ एशिया है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड के अंदर। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट जो टॉपिक है उसकी तरफ, फर्स्ट ओपिनियन की तरफ, जो है जेंडर एंड पॉपुलेशन। तो जिस तरह रूटीन में हम करते हैं, पहले मैं इसको एनालाइज करूंगा, ठीक है, और उसके बाद मैं बल्कि साथ ही आपको जो है डिस्कस कर दूंगा और क्लैरिटी भी दे दूंगा बिटवीन या एंड के ऊपर। या पहले हम इसको डिस्कस ही कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, और उसके बाद फिर पेपर पर्सपेक्टिव में ये आपके कहाँ काम आने वाला है ये टॉपिक, तो वो चीजें मैं जो है आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो जी इसमें से ये है कि कुछ जो फैक्ट्स एंड फिगर्स थे उनके ऊपर मैंने ज्यादा नहीं किया कि ज्यादा, लेकिन जो मेन क्रक्स है इसका, जिसके ऊपर डिस्कशन जरूरी है ज्यादा, उसकी मैंने स्लाइड्स जो है उन पॉइंट्स की बना दी हैं और बाकी मैंने इसको रिमेनिंग पोर्शन को वैसे ही रहने दिया है। तो पहले इसके जो पेज के ऊपर से ही मैं कुछ चीजें आपके साथ जो है डिस्कस करता हूँ। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आप उनको कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन आपको कह सकते हैं। तो मेरा ज्यादा फोकस होता है इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपकी जो आइडियाज की मेच्योरिटी है उसके ऊपर वर्किंग करना। ठीक है, कहता क्या है, कहता है पाकिस्तान में 2023 के अंदर मरदमशुमारी करवाई जाती है और पाकिस्तान की आबादी शो होती है 240 मिलियन। ठीक है ना, और ये जो है 240 मिलियन का मतलब ये हुआ कि 33.8 मिलियन पॉपुलेशन पाकिस्तान की बढ़ जाती है पिछली मरदमशुमारी से 2017 में करवाई गई थी। तो जो ग्रोथ रेट वहां पे वो मेंशन करता है, वो कहता है जी ग्रोथ रेट कितना हुआ, वो जंप कर गया 2.4 से, उसने जंप किया और कितना हो गया 2.4 से जंप करके 2.55। ठीक हो गया, यानी कि पहले 2017 में ये ग्रोथ रेट था पाकिस्तान की पॉपुलेशन का और 2023 में ये ग्रोथ रेट हो गया। अब इस अरसे के अंदर पॉपुलेशन बढ़ी कितनी, वो बढ़ी तकरीबन 33.8 मिलियन पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ गई। दरअसल ये पाकिस्तान की पॉपुलेशन की इसकी मेजरमेंट होगी। ठीक है जी, तो ये रहा आपकी सूरत हाल ग्रोथ की। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि बेसिकली पाकिस्तान जो था उसकी जो प्लानिंग थी 2 दहाइयां पहले, 2 डिकेड्स पहले, यानी कि आपसे कह सकते हैं 20 साल पहले, वो प्लानिंग ये थी कि इसका जो है रिप्लेसमेंट लेवल पे हम लेके आए इसको। रिप्लेसमेंट लेवल से मुराद ये है कि 2.1% पे लेके आए इसको 2020 तक, यानी कि जितने बंदे फौत हों उतने ही बंदे पैदा हो जाएं, तो इसको हम क्या देते हैं रिप्लेसमेंट लेवल। ना आबादी बढ़े ना कम हो, बैलेंस हो जाए हमारी। यानी कि अगर एक लड़का है और एक लड़की है, उसकी शादी होती है तो उनके 2 ही बच्चे हों, जब ये दोनों डेथ हो जाए इन दोनों की, तो ये दोनों उनकी जगह पे आ जाए, बात खत्म, रिप्लेसमेंट लेवल पे आ जाए। तो ये कोशिश थी ये करने की, लेकिन ये काम तो हमारा हुआ नहीं, बल्कि हमारा काम और बढ़ गया। ठीक है,
पहले 2.4 थी, तो हमने कहा 2020 तक हम इसको 2.1 पे लेके आएंगे, लेकिन 2.1 पे क्या लेके आना था, वो 2.55 पे चली गई और बढ़ गई। ठीक है, तो ये हमारा करंट वो सिनेरियो आपको बताता है आपके पाकिस्तान के अंदर जो पॉपुलेशन क्या है वो एक्सप्लेन करता है। इसके बाद वो कहता है कि ये जो रीजन है ना, ये क्यों ऐसा हुआ है, क्यों बढ़ी है, क्यों हमारा ये जो हमने डिफाइन किया था रिप्लेसमेंट रेट, हम इसको ऊपर लेके आएंगे रिप्लेसमेंट लेवल के ऊपर, वहां पे हम क्यों नहीं लेके जा सके, तो ये क्या है जो है ना फेल्ड पॉलिसीज हैं, लैक ऑफ कमिटमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से हम ये अचीवमेंट नहीं कर सके। एंड देन वो कहता है कि अगर यही रेट बढ़ता रहा तो पाकिस्तान अल्टीमेटली फ्रॉम 5th नंबर जो है उससे 6 पे चला जाएगा, और आई थिंक सो ही पाकिस्तान जा चुका है। पहले 6वें नंबर पे था और अब 5वें नंबर पे पाकिस्तान पॉपुलेशन के लिहाज से दुनिया का नंबर 5th कंट्री बन चुका है। ठीक है ना, इसके साथ ही वो फिर कंपैरिजन करता है पाकिस्तान दूसरी जो कंट्रीज हैं हमारे इर्द गिर्द उनकी पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट का। अभी देखें ना पॉपुलेशन में ग्रोथ रेट क्या है, अगर ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, वैसे इतना डीपली जाते नहीं है, ठीक है, लेकिन जो वन पेपर एमसीक्यूज होते हैं उसके अंदर पूछा जा भी सकता है। पॉपुलेशन पूछी जा सकती है, वो है 240 मिलियन आपकी, ठीक है, 2023 का जो सेंसस हुआ उसके मुताबिक, और ग्रोथ रेट है 2.55% पाकिस्तान का। अब हम आपको बताता है कि इंडिया का कितना है, इंडिया का है 1.10%, ठीक हो गया। नेपाल का है 1.25%, ठीक है, और बांग्लादेश का है 1.26%, श्रीलंका है 0.83%। ये है हमारे इर्द गिर्द जो दूसरे साउथ एशिया के 2-4 कंट्रीज हैं, तो ये उनका ग्रोथ रेट बताता है, और यहां से आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 2.55 या कितना हाई है। दूसरी तरफ वो जापान और साउथ कोरिया की बात करता है कि वहां पर तो वैसे ही एजिंग पॉपुलेशन का इशू बना हुआ है, ठीक है ना, साउथ कोरिया और जापान के अंदर। अब एजिंग पॉपुलेशन किसे कहते हैं, बेसिकली कि जब ज्यादा आपकी सोसाइटी में बूढ़े लोग ज्यादा हो जाए तो हम उसे कहते हैं एजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। तो जापान और साउथ कोरिया में क्योंकि जो बर्थ रेट है वो बहुत कम है, सो दैट्स वाई वहां पर बूढ़े लोग ज्यादा पाए जाते हैं। उसकी निस्बत जो पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है, तो पाकिस्तान जो है उसको इसलिए उनके एजिंग है पॉपुलेशन है, और हमारी यूथ है, यूथ बल्ज है हमारा, ठीक है, हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो जवान है। ठीक हो गया, तो ये जो है सारी की सारी जो चीजें हैं वो बता रहा है, और ये भी कहता है कि यूथ पॉपुलेशन तो हमारी बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे पास इकोनॉमिक इशू जो है प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा हैं, तो लिहाजा जो है ये हमारी जो यूथ है वो जो है इकोनॉमी के अंदर अब्जॉर्ब नहीं हो रही, उनको अच्छे तरीके से ना तो एम्प्लॉयमेंट मिल रही है और ना कोई ऐसी चीजें मिल रही हैं जिनसे वो अच्छी जिंदगी गुजार सकें। देन वो आगे मूव करता है और फिर वो बताता है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉपुलेशन है उसका जो हाईएस्ट ग्रोथ रेट है वो बलोचिस्तान के अंदर है, बलोचिस्तान के अंदर 3.2% है। ठीक हो गया, बलोचिस्तान के अंदर 3.2% है, और बलोचिस्तान के अंदर ही वो कहते हैं पॉवर्टी भी ज्यादा है, और इसी वजह से जब उनका ग्रोथ रेट 3.2% है, बलोचिस्तान का जो है पॉपुलेशन रेट ये है, ग्रोथ रेट ये है, तो वहां पर जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, आगे वो डिबेट जो है इस तरह से फिर शुरू कर देता है। अब मैं आपको लेके जाता हूँ स्लाइड्स के ऊपर, और जब यहाँ पर आना हो, ये डाटा था कुछ लिहाजा इसको मैंने यहाँ से ही, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है तो मैंने कहा यहाँ से ही आपके साथ मैं डिस्कस कर दूंगा। अब आ जाते हैं हम इधर मेन स्लाइड के ऊपर। पाकिस्तान की पॉपुलेशन का उसने आपको बता दिया, सारा सिनेरियो भी मैंने बता दिया, हाई जो ग्रोथ रेट है पाकिस्तान की कितनी है। अब ये दो चीजों को लेके अब ये किस तरह से पॉपुलेशन को दूसरी चीजों के साथ लिंक करता है। वो कहता है कि असल में पाकिस्तान में ये जो सारी प्रॉब्लम्स है ना, उसकी कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो हाई ग्रोथ रेट है, एक तो है गुर्बत, पॉवर्टी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो। अब पॉवर्टी का कैसे वो कहता है, इसके बाद मैं ये बताता हूँ जो दूसरा है। पॉवर्टी में ये कहता है कि जो गरीब है ना उनके, हाँ ये कंसेप्ट होता है कि ज्यादा बच्चे होंगे, ठीक है ना, तो ज्यादा वो जाएंगे काम करने के लिए, तो फिर क्या होगा, वो कमाई ज्यादा करके लाएंगे और हम गुर्बत से बाहर निकल जाएंगे। ये है गरीब लोगों का कंसेप्ट, क्योंकि वो अपने बच्चों के ऊपर ज्यादा खर्च नहीं करते ना, और ना क्योंकि उनके पास होता ही नहीं है ज्यादा खर्च करने के लिए, तो उनके फिर यही होता है कि ज्यादा बच्चे होंगे तो थोड़े से ये बड़े हो जाएंगे, ठीक है ना, तो फिर क्या करेंगे, जब ये ज्यादा होंगे तो फिर सारे के सारे काम पर जाएंगे और सारे के सारे पैसे कमा कर लाएंगे, तो हमारी जो गुर्बत है वो कम हो जाएगी। सो दैट इज द रीजन जिसकी वजह से फिर लोग जो है वो ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, जो गरीब लोग हैं। ठीक हो गया, ये वो डिस्कस करता है। उसके ऑपोजिट वो कहता है कि अगर बच्चों के ऊपर ज्यादा पैसे लग रहे हों, बच्चा पैदा हुआ है, उसके आपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की फीसें, उसको अच्छी लाइफस्टाइल देना है, तो फिर अल्टीमेटली आपकी इन्वेस्टमेंट बच्चे के ऊपर ज्यादा होती है, तो फिर आप कम बच्चे पैदा करते हैं, तो रेट डाउन हो जाता है, ये इसका उल्टा होता है।
एक तो ये रीजन होगी ना पॉवर्टी, ठीक हो गया। दूसरी रीजन वो ये कहता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर ये है, प्रैक्टिस है कि हम जो है ना लड़के को प्रेफरेंस प्रेफरेंस करते हैं, लड़का होना चाहिए, ज्यादा लड़के होने चाहिए। कुछ तो कहते हैं ज्यादा लड़के होने चाहिए तो फिर अल्टीमेटली उसके लिए फिर ज्यादा बच्चे होंगे। और कुछ का ये प्रॉब्लम हो जाता है कि लड़कियां पैदा होती जाती हैं, जब तक फिर लड़का पैदा नहीं ना होता तो वो लड़कियां पैदा करी जाते हैं। तो वो उससे फिर क्या हो जाता है, बच्चे बहुत ज्यादा पैदा हो जाते हैं। और ये एग्जाम्पल्स आपने अपनी सोसाइटी में रियलिटी बेस में देखी भी होंगी कि जब क्या करते हैं कि लड़का पैदा करने के लिए, अगर लड़का पैदा नहीं हो रहा तो लड़के की चाहत में वो फिर क्या करते हैं, बच्चे पैदा करी जाते हैं, लड़कियां पैदा करी जाते हैं। तो उससे भी क्या हो जाता है, ग्रोथ रेट हाई हो जाता है। तीसरी चीज आगे जो और एक काज वो बताता है कि कंट्रासेप्टिव जो मेथड्स हैं, यानी कि जो जिसको हम कहते हैं कि ये कंसीव ना हो जिससे, ठीक है ना, वो जो मेथड्स हैं, फैमिली प्लानिंग वाले मेथड्स हैं, उनकी जो असेस है ना वो वुमेन्स को बहुत कम है, उनका जो है ना बहुत ज्यादा कम है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो है ना प्रेगनेंसीज, वो वाली प्रेगनेंसीज हो जाती हैं जो नहीं चाहिए होती, नहीं भी बच्चा चाहिए तो फिर भी प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है। तो ये एक मेथड जो है ना, ये भी बड़ा एक थर्ड रीजन है किसकी, जिसकी वजह से आपका जो है हाई ग्रोथ रेट हो रहा है पाकिस्तान के अंदर पॉपुलेशन का। अब इसके साथ ही वो इसको ऐड कर देता है, कंट्रासेप्टिव जो है मेथड्स जो है वो उनके साथ असेस नहीं होती तो फिर क्या होता है, जो प्रेगनेंसीज होती हैं वो नहीं भी चाहते तो हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है, उसके बाद लोग फिर अबॉर्शन करवाते हैं। तो अभी इस रीजन में हाई अबॉर्शन रेट जो है पाकिस्तान में है। लेकिन अबॉर्शन भी जो अब अनट्रेन अक्सर लोग करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, औरतों की डेथ हो जाती है। तो मैटरनल जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी इस वजह से यहाँ पर ज्यादा है, अबॉर्शन करवाने की वजह से। और इसी तरह से वो पॉवर्टी को भी लिंक करता है इसके साथ, हाईएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या मतलब ये है कि औरतों की जो डेथ हो जाती है ड्यूरिंग बर्थ, बच्चा पैदा करने के दौरान। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, यानी कि औरतों की जो है ना सेहत सही नहीं रहती, औरतों की डेथ ज्यादा होती है पाकिस्तान के अंदर। तो यहाँ पर ही वो बताता है बलूचिस्तान के, बलूचिस्तान में जो है क्या है जी, गुर्बत बहुत ज्यादा है। और बलूचिस्तान में जो सबसे ज्यादा जो है ना 3.2% जो है वो क्या है, ग्रोथ रेट है सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर, और रीजन के अंदर भी बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा है। और इसकी वजह क्या है, वहां की पॉवर्टी। और पॉवर्टी की वजह से लोग फिर क्या करते हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। और जब परसेंटेज यहाँ पर ग्रोथ रेट की ज्यादा है तो फिर यहाँ पर जो है मटरनल जो डेथ रेट है औरतों का, मटरनल मोर्टेलिटी रेट वो भी ज्यादा है। 298 जो औरतें हैं हर एक जो है ना लाख में से वफौत हो जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये जो बलूचिस्तान का एरिया है वहां पर। सो दैट इज ही डिस्कस इन दिस सिनेरियो। आगे फिर वो जाता है, आगे वो कहता है कि हाई पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है ना पाकिस्तान का, ये क्या है, ये काज भी है और रिजल्ट भी है जेंडर इनइक्वालिटी का, ठीक है। अब क्यों हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, उसकी मैंने कुछ रीजंस आपको पीछे ये वाले डिस्कस कर दी 1 2 3 करके कि ये वजह है। अब ये वजह क्यों है, क्यों वुमेन को कंट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं उन तक रसाई नहीं है, क्यों जो ये सन प्रेफरेंस वाला जो टोटका है ये वहां पर औरत ना क्यों नहीं कर सकती। तो ये सारी रीजंस क्या हैं। औरत ये भी तो कह सकती है ठीक है मेरी अब हेल्थ ठीक नहीं है, अब अल्लाह ने जब दे दिया बेटी है तो बस ठीक कर दे, खत्म करें अब। लेकिन वो नहीं कहती, उसकी रीजन क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है। और यहाँ पर पाकिस्तान में बताया जाता है कि 2023 की जो पाकिस्तान की जो रिपोर्ट आई है, ठीक है ना, ग्लोबल जेंडर इनइक्वालिटी जो इंडेक्स के अंदर जो पाकिस्तान को 2023 के अंदर 142nd रैंक दिया गया 146 कंट्रीज में से। यानी कि हमसे नीचे जो है सिर्फ 4 कंट्रीज और हैं, बाकी सारी हमसे अच्छी हैं जेंडर इनइक्वालिटी के हिसाब से, ठीक हो गया। अब इसके अंदर वो बताता है कि क्यों हायर बर्थ रेट है जी। एक तो है कि लोअर रेट्स ऑफ फीमेल एजुकेशन, फीमेल की एजुकेशन नहीं है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो औरतों की वो बहुत कम है। अर्ली मैरिजेस हो जाती हैं। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग है, पावर जो है घर के अंदर औरतों से कम पूछा जाता है इन मामलात के अंदर, ठीक है ना। एंड लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर इंक्लूडिंग कंट्रासेप्टिव। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं इनकी वजह से फिर क्या हो जाता है कि औरत जो है, फीमेल जो है, जो कि एज ए पार्टनर है, ठीक है ना, उसकी ज्यादा बात नहीं सुनी जाती इन मामलात के अंदर। तो अल्टीमेटली फिर क्या होता है, ग्रोथ रेट जो है वो हाई हो जाता है। और यहाँ पर मैं वैसे ये तो ठीक है बातें, लेकिन यहाँ पर मैं अगर सन के हवाले से बात करूं कि लड़का प्रेफरेंस,
तो यहाँ पर अगर मेल कहता है ना कि हमारा बेटा हो, तो अल्टीमेटली जो फीमेल भी होती है ना, मेजोरिटी ऑफ द केसेस के अंदर तो फीमेल भी यही चाह रही होती है कि हाँ मेरा बेटा हो। उसकी रीजन ये है कि हमारा जो कल्चर है उसी में ये फीमेल भी बड़ी हुई है और उसी में मेल भी बड़ा हुआ है। और फीमेल को भी ये आइडिया है कि अगर बेटा होगा तो सोसाइटी में जो है और चीज और तरह से उसको देखा जाता है। सो दीज आर द फ्यू रीजंस जिसकी वजह से क्या है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ग्रोथ रेट जो है वो ज्यादा है पॉपुलेशन का। ठीक है जी। अब ये सारी चीजें उसने डिस्कस की पॉपुलेशन के हवाले से। अब पेपर पर्सपेक्टिव में अगर बात करूं तो इसके अंदर मुझे ज्यादा वो खपने की जरूरत नहीं है। आप अगर करंट अफेयर की आउटलाइन पढ़ लें अपनी, तो वहां पर सीधा सीधा पॉपुलेशन के बारे के में आपको टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है। और पॉपुलेशन के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि क्या काजेज हैं, क्यों पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसके इफेक्ट्स क्या हैं। ठीक है। और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। और सॉल्यूशंस बेसिकली यही होता है कि आप काजिज को उल्टा कर दें तो सॉल्यूशंस आपके बन जाते हैं। जैसे ये मैंने बातें की, पॉवर्टी, हाई अबॉर्शन रेट हो गया, ये कंट्रासेप्टिव मेथड्स हो गए, सन प्रेफरेंस हो गई। ठीक है। और इसके अलावा ये जो है अर्ली मैरिजेस हो गई, डिसीजन मेकिंग हो गया, हेल्थ केयर हो गई, फीमेल एजुकेशन हो गई। तो ये सारी चीजें अगर आप उनको उल्टा कर देंगे तो ये आपकी क्या बन जाएंगी, अल्टीमेटली आपकी जो है ये सॉल्यूशंस बन जाएंगे। तो अगर ऐसे या करंट अफेयर के टॉपिक के अंदर आ जाएं, ऐसे के अंदर आ जाएं, या किसी भी सोशल साइंसेस का आपका जो सब्जेक्ट है जनरल कैटेगरी का, तो उसके अंदर आप इसको ऐडअप कर सकते हैं। आप इसको इकोनॉमी के साथ लिंक कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्या प्रॉब्लम्स हैं तो वहां पर भी आप इसको ऐड कर सकते हैं कि ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है और हम जो है ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर वर्कआउट नहीं कर पा रहे। तो अल्टीमेटली जब हम ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर वर्क नहीं कर पा रहे ज्यादा पॉपुलेशन की होने की वजह से, तो हमारे अंदर जो सोसाइटी है, हम बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे, अच्छी हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे, अच्छी खुराक नहीं दे पा रहे। तो वो वाले क्रिएटिव माइंड जो है वो फिर सोसाइटी में पैदा नहीं हो पा रहे, जो कि इस ग्लोबल वर्ल्ड का मुकाबला कर सके, जो नई नई इन्वेंशंस कर सके, और जो है आगे चलकर पाकिस्तान के लिए यानी कि अल्टीमेटली कोई नई इन्वेंशंस करेंगे, उनको नई टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, तो फिर क्या होगा, आप वो टेक्नोलॉजी वो इन्वेंशंस एक्सपोर्ट करेंगे और आपकी इकोनॉमी अल्टीमेटली बेहतर हो जाएगी। तो जब वो करने के लिए आपको अच्छे ब्रेन्स चाहिए, और अच्छे ब्रेन्स कैसे होते हैं आपको पता है, उनके ऊपर आपके एजुकेशन, हेल्थ और सब कुछ आप उनका ख्याल करेंगे, सोशो इकोनॉमिक अच्छी कंडीशंस होंगी, अच्छी एजुकेशन देंगे, तो ही फिर अच्छे ब्रेन्स पैदा होंगे। और ये सारे काम करने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, और रिसोर्सेज आपके पास बहुत थोड़े हैं। तो फिर यही है कि पॉपुलेशन के ऊपर आप कंट्रोल करें, जो बंदे हैं उनको ही आप लोग जो है यानी कि अच्छी फैसिलिटीज दे सकेंगे ना। लेकिन जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, रिसोर्सेज बहुत कम होंगे, तो अल्टीमेटली आप फिर क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। सो राइट, इस तरह से आप मुख्तलिफ डिमेंशंस के अंदर जो टॉपिक्स हैं इनको इंटरलिंक कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये रहा हमारा फर्स्ट जो है ओपिनियन। अब मैं चलता हूँ सेकंड ओपिनियन की तरफ, फ्रॉम ड्रीम्स टू डेथ रो। कुछ दिन पहले हमने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था, शायद आज की है या कल की है, ये भी नहीं याद रहता। अब तो चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो फिर, हाँ ये आज नहीं किया, ये कल या परसों हम लोगों ने इसको जो है डिस्कस किया हुआ होगा एडिटोरियल के अंदर। ये बात कर रहा है उन्हीं प्रिजनर्स की जो आउट ऑफ कंट्री आपके हैं, यानी कि पाकिस्तान से बाहर जो हमारे भाई गए हैं ओवरसीज, वो ड्यू टू सम रीजंस क्या है उनको वहां पर कैद कर लिया जाता है मुख्तलिफ केसेस के अंदर, और वहां पर उनको फिर सजाएं दे दी जाती हैं। तो उसी के ऊपर ये जो है बात कर रहा है, फ्रॉम ड्रीम्स टू डेथ। मुख्तलिफ किस्म के ड्रीम्स वो लेकर वहां पर जाते हैं बाहर दूसरे कंट्रीज के अंदर, और उसके बाद उनको डेथ का सामना करना पड़ता है ड्यू टू सम रीजंस। तो जी इसके ऊपर मैं अब डिस्कस करता हूँ। ठीक है। और इसके अंदर जो है फर्स्ट इसको एनालाइज कर लेते हैं, देन वो देखते हैं कि ये किस डिमेंशन में इसको हम लोग एलैबोरेट कर सकते हैं। अब वो बताता है क्या ओपिनियन वाला, वो कहता है इन 2023 के अंदर तकरीबन 8,05,088 बंदे पाकिस्तान से बाहर के मुल्क चले गए अब्रोड काम करने के लिए। ठीक हो गया। और वहां पर जाके वो क्या करते हैं, काम करते हैं, और एक बहुत बड़ी रेमिटेंस जो है, पैसा जो है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, फॉरेन रिजर्व जो है, करेंसी डॉलर वगैरह, वो पाकिस्तान में भेजते हैं। और उससे क्या होता है, हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट मिलती है। और मैंने ये आपको अभी भी बड़ी दफा बताया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी दो चीजों पर आज तक खड़ी है। नंबर वन, यही वाली जो बात वो कर रहा है, रेमिटेंस।
एक तो रेमिटेंसेस जो आपको बाहर से आती हैं वो, और नंबर 2 जो आपको लोन दिया जाता है, कर्जा दिया जाता है, वो IMF दे दे, वर्ल्ड बैंक दे दे, वो आपको कोई और अदारा दे दो। तो इन 2 चीज़ों पे पाकिस्तान चल रहा है। एक्सपोर्ट जो हम लोग एक्सपोर्ट पे बेसिकली चलना चाहिए, लेकिन एक्सपोर्ट जो है ना वो हमारी तकरीबन जितनी है इम्पोर्ट बाज़ का उससे बढ़ जाती है, तो वो वहीं पे लेवल हो जाती है। तो ये ज़्यादा 2 मेन चीज़ें हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान जो है इस वक्त इकोनॉमी स्टैंड कर रही है। तो यही बात वो करता है कि इतना बंदा पाकिस्तान में 2023 से पाकिस्तान से बाहर गया, काम किया, पैसे पाकिस्तान भेजे, नेशनल इकोनॉमी को सपोर्ट हुई गई। कहता है इसके अलावा ये तो होगी अच्छी बात, एक और भी बात है कि इतने 14,286 जो पाकिस्तानी हैं वो बाहर की जेलों में कैद पड़े हैं। अब उनकी बात वो करता है, कहता है ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना, जो दूसरी जेलों में, बाहर की जेलों में पड़े हुए हैं, मर्सी ऑफ फॉरेन कोर्ट्स, जो बाहर वाली कोर्ट है उनकी मर्सी के ऊपर वो पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रायल जो है उनकी जबान में नहीं होता। अगर सऊदी अरब में ट्रायल हो रहा है तो अरबी में होगा, तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, ठीक है, कि क्या बातें हो रही हैं। फिर जो वकील है उस तक उनकी ये सेस नहीं होती, और ट्रांसलेटर जो है वो इम्पार्शल नहीं होता, पार्शल होता है, उस तरफ की बातें करता है, इसके हक की बात नहीं करता। और इसके अलावा काउंसलर हेल्प नहीं उनको मिलती जो कंट्री की तरफ से होती है। तो ये जब 2 3 4 5 चीजें ये हो जाती है ना बाहर के मुल्क में, आउट ऑफ कंट्री, तो फिर क्या है, अल्टीमेटली उस बंदे ने अगर जुर्म किया है या नहीं किया है तो उसको हार्श किस्म की पनिशमेंट का सामना करना पड़ता है। और बताता है 183 पाकिस्तानीज जो है ना उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया है अब्रोड बिटवीन 2010 से लेकर 2023 तक, जिनमें से 171 वो हैं जिनको सऊदी अरेबिया के अंदर एग्जीक्यूशन जिनकी की गई है। तो ये उसारी आपको बताता है कि बाहर किस तरह से फॉरेन कंट्रीज के अंदर हो रहा है। ये फिगर्स बताने के बाद फिर वो केस डिस्कस करता है अब्दुल इम्तियाज का। अब्दुल इम्तियाज का ये मैंने स्टोरी यहाँ पर, वैसे तो बहुत लंबी स्टोरी थी लेकिन क्योंकि हमारे पेपर पर्सपेक्टिव में वो जरूरी नहीं थी, सो दैट्स व्हाई आई जस्ट स्किप ही, मैं आपको वर्बली बस 2 4 लफ्जों में बता दूंगा। तो कहता है सऊदी अरेबिया में जो है इसका सारा जो है कलम कर दिया जाता है, क्योंकि ड्रग ट्रैफिकिंग के अंदर, केस के अंदर ये पकड़ा जाता है। ठीक हो गया, ड्रग ट्रैफिकिंग आपको पता ही है, ये जो मंशियात वगैरह जो है उसकी स्मगलिंग के अंदर इसको पकड़ा जाता है, और उसके बाद इसका सर जो है कलम कर दिया जाता है। और ये है स्टोरी अब्दुल अजीज की, जो वो अब्दुल इम्तियाज की जो वो मेंशन करते हैं। अब ये अब्दुल इम्तियाज की आप स्टोरी में हल्की सी बता देता हूँ। ये पाकिस्तानी एक लड़का था, इसका वालिद साहब फौत हो जाता है, उसके बाद वालदा काम करती है, घर के हालात से तंग आकर ये 9th क्लास में स्किप कर देता है, 9th क्लास को बाहर जाके काम करना शुरू कर देता है। और उसके बाद क्या होता है जनाब अली, कि ये कोई जो है ड्राइविंग करना शुरू कर देता है, कंडक्टर बन जाता है। उसके बाद ये कहता है मैं ड्राइवर बन जाऊँ। फिर ये किसी से राब्ता करता है, किसी एजेंट से, कि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो ले दे। और ये वही एजेंट जो इसको है बाद में ड्राइविंग लाइसेंस जो है एक फेक बनवा के देता है। वही एजेंट जो है इसको कहता है कि मैं तुम्हें बाहर के मुल्क भेज देता हूँ, सऊदी अरेबिया, वहां पर जाके ड्राइविंग करना और वहाँ अच्छे खासे पैसे कमाना। तो ये कहता है ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या करता है, वो इसकी टिकट का इंतजाम करता है, इसके वीजे का इंतजाम करता है, कहता है कि ठीक है मैं इंतजाम कर दूंगा। तो ये कहता है कैसे कर दोगे, मेरे पास पैसे तो है नहीं। तो वो एजेंट उसे कहता है नहीं कोई मसला नहीं है, एक बंदा है वो कहता है कि मैं गरीबों की मदद करना चाहता हूँ, तो उसके पैसों से मैं तुम्हारा इंतजाम कर दूंगा बाहर जाने का। तो ये राजी हो जाता है। इधर इसकी बहन की शादी होती है जिस दिन, उसके बाद अगले दिन ही ये घर से गायब हो जाता है अब्दुल इम्तियाज। और अब्दुल इम्तियाज बाद में पता चलता है कि सऊदी अरब में ये पकड़ा हुआ है, एक बंदा सऊदी अरब से आता है, वो बताता है कि अब्दुल इम्तियाज को वहां पर पकड़ लिया गया है, कैद में है, और उसको उसका जो सारा भी कलम कर दिया जाएगा। तो वहां पर फिर वो बताता है बंदा आकर के, अब्दुल इम्तियाज ने बताया कि मुझे ये जो एजेंट था ये मुझे पहले ये कह करके मैं तुम्हें सऊदी अरेबिया लेकर जा रहा हूँ वीजे का झांसा देकर, तो मुझे किसी अननोन जगह पर लेकर चले गए, वहां पर जाके इन्होंने मुझे मार पीट किया, मुझे जबरदस्ती मुझे कहा कि ये अब तुमने ये काम करना है, स्मगलिंग वाला मुझे ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए इन्होंने कहा। तो मैंने फिर जब वो काम किया तो मैं पकड़ा गया। सो दैट इज द स्टोरी ऑफ अब्दुल इम्तियाज। फिर उसका ट्रायल होता है और उसके बाद उसका कलम कलम कर दिया जाता है। अब उसका गलती तो उसकी कोई नहीं, लेकिन वो पकड़ा गया, ठीक हो गया। तो इस तरह से बेशुमार स्टोरीज हैं जो पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि इसी आगे वो डिस्कस कर रहा है, ये पेपर पर्सपेक्टिव में ज्यादा स्टोरी, मैं इसको ज्यादा क्या अब इसमें कह सकता हूँ, अब इसको जस्ट कह सकते हैं देयर आर मल्टीपल स्टोरीज लाइक दिस इन विच जो है मुख्तलिफ लोगों के साथ धोखाधड़ी हो जाती है और उनको इस तरह से ले किया जाता है, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है फॉर ड्रग्स ट्रैफिकिंग। 35 का था कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर ये डेथ पेनल्टी दी जाती है किनको, जो ड्रग्स ड्रग्स का जो जो भी जुर्म करते हैं, ठीक है ना। और
वहां पर जो है एग्जीक्यूशन जो है वो थर्ड नंबर पे है, थर्ड वर्ल्ड वाइड एग्जीक्यूशन है। तकरीबन 3700 लोगों को जो है 19 कंट्री के अंदर सजा दे दी गई है। लेकिन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ ये कहता है कि ये सख्त सजा है, आप लोग इस क्राइम के ऊपर जो है ड्रग्स के ऊपर ये सजा ना दें। और इसके ऊपर वो बड़ा फोकस कर रहे हैं। जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल होगी, फ्रीडम हाउस हो गया, मुख्तलिफ किस्म की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन होगी, तो वो कहती है कि आप इन लोगों को ऐसी सजा ना दें इस काम की, सिर्फ ड्रग्स की वजह से लोगों को जो है फांसी की सजा ना दे। तो इसके ऊपर वो काफी वर्किंग कर रहे हैं बाहर। लेकिन उसने बताया कि 35 कंट्रीज में ये पनिशमेंट होती है। अब वो फाइनल डिस्कशन करने के बाद कहता है कि अगर टाइमली जो है काउंसलर जो है इंटरवेंशन हो जाए तो क्या, जैसे कि अब्दुल इम्तियाज है, तो टाइमली जो आपका फॉरेन ऑफिस है इसके साथ डिस्कशन में आ जाता तो हो सकता है इसकी जान बच जाती। तो एक ही काम है कि टाइमली आप जो है ना इंटरवेंशन कर लें, तो ही आप लोगों की जान जो है वो बचा सकते हैं। सो दैट इज ऑल ही डिस्कस इन दिस। जो आपका टॉपिक था इसके अंदर जो है फ्रॉम ड्रीम्स टू डेथ, इसके अंदर आपको इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में भी क्लैरिटी आई कि पैसे पाकिस्तान में कहाँ से आते हैं, नंबर वन थिंग। नंबर टू, कितने बंदे पाकिस्तान से बाहर चले गए, वहां से आपको पता चलता है पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना हाई। ठीक हो गया। एंड नंबर थ्री, यहाँ पर मेंशन उसने किया ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अलावा जो है स्मगलिंग जो है करते हैं ये वाले, ड्रग्स ट्रैफिकिंग का भी उसने जिक्र किया। तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग आपका एक सोशल इशू है। तो ये भी आपको इससे आइडिया हो गया कि किस तरह से लोगों को लेकर जाया जाता है। तो लाइक दिस ये चीजें जो है इंटरकनेक्ट करेंगी। ब्रीथिंग पॉइजन, पॉल्यूशन, पोल्यूशन के ऊपर है ये डिस्कशन जी। आप लाहौर होगा, दूसरे कंट्रीज होंगे, और इसके ऊपर वो डिस्कस करेगा मुख्तलिफ चीज़ों को। और हमने कई दफ़ा इसको डिस्कस किया है। ठीक है, जो जो बच्चे पहले से जो है इसको सुन रहे हैं एडिटोरियल्स को, ओपिनियंस को, तो क्योंकि ये एक अच्छा, यानी अच्छा क्या, यानी कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आपसे पूछा भी जा सकता है पेपर में। तो लिहाजा आपको कम अज़ कम जो एयर पोल्यूशन है उसके बारे में, उसकी काजेज, इफेक्ट्स, सॉल्यूशंस, ये तीन चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, काजेज भी मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, फैक्ट्स भी बता चुका हूँ, सॉल्यूशंस भी बता चुका हूँ। इसके अंदर मैं दोबारा से आपको हाईलाइट कर देता हूँ। कहता है COP28 दुबई के अंदर होती है, और हेल्थ डे जो है वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है कहता है कि वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के अंदर ही गंदा चल रहा है, लेकिन लाहौर कहता है कि लाहौर की क्या बात है, लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सबसे ही ज्यादा खराब है। और फिर वो बताता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर अगर 300 से ऊपर पॉइंट्स चले जाएं तो उसे हम कहते हैं हैजर्डियस। ठीक है ना, लेकिन लाहौर का तो 490 से भी ऊपर चला गया। ठीक है, और इसी तरह जो दूसरे अर्बन सेंटर्स हैं पाकिस्तान के, वहां पर भी एयर क्वालिटी सेफ नहीं है। एयर क्वालिटी सेफ कब होती है, जब आपकी वैल्यू 100 तक होती है। तो ये अल्टीमेटली आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि जो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना था, 490 है। और हैजर्डियस कब होता है, जब वो 300 से प्लस हो जाता है। सेफ क्या है, जब वो 100 तक रहता है तो सेफ रहता है। तो ये आपको थोड़ा सा इनका फैक्ट एंड फिगर्स का पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव में, सब्जेक्टिव की बात नहीं मैं कर रहा। हाँ, कहता WHO ने कहा है कि फोसल फ्यूल जो है ना वो जो है, यानी कि तकरीबन 4 मिलियन लोगों को हर साल जो इनकी वजह से धुआं निकलता है, WHO कहता है लोग मरते हैं। ठीक हो गया। आगे वो फिर बताता है कि असल में ये जो पोल्यूटेंट पार्टिकल्स होते हैं ना, जो ये गैसों से निकलते हैं, धुएं से निकलते हैं, 2.5 उनका कहता है माइक्रोमीटर उसका साइज होता है, डायमीटर होता है। और इसको हम PM2.5 भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, आपके लंग्स के अंदर इंटर हो जाते हैं, आपकी जो है ब्लड के थ्रू आपके हार्ट का इशू कर देते हैं। तो ये सारी क्या है, उसकी इफेक्ट्स है। इफेक्ट्स के अंदर जो मेन इफेक्ट आएगा ना आपका, वो जनाब यदि आता है किस चीज का, मेन इफेक्ट आता है आपका डिसीजेस का, कि इसकी वजह से डिसीजेस आती हैं। और इसका इकोनॉमी का भी खराबी होती है। इकोनॉमी की खराबी अब कैसी होती है जी, ट्रांसपोर्ट आपकी रुक जाती है। जब आपकी ये फोक स्मोक बनती है तो ट्रांसपोर्ट नहीं रुक जाती है। जो ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी तो ट्रेड नहीं होगी, ट्रेड नहीं होगी तो इकोनॉमी स्टॉप कर देगी। एजुकेशन सेक्टर इससे डिस्टर्ब होता है, डेली रूटीन इससे डिस्टर्ब होती है। तो ये इसके इफेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें वो आपको बताता है यहाँ पर कि किस तरह से जो है ये चीजें हो रही हैं, हार्ट की डिसीजेज इससे हो रही हैं, और लंग्स वगैरह की भी हो रही हैं। आगे वो आपके साथ जनाब ये अब डिस्कस करेगा नई जो आगे जो रिपोर्ट थी उसको। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, थोड़े दिन पहले भी हमने डिस्कस किया कि 5 साल से भी ज्यादा जो है लाइफ कम हो गई है लाहौर वालों की। अस्थमा की बीमारी आ रही है, कैंसर आ रहा है, हार्ट डिसीजेज आ रहे हैं इसकी वजह से। तो ये भी वो बता देता है आपको कि इस ये फैक्ट्स डिस्कस कर रहा है बेसिकली। अब कहते हैं हमारा रिस्पॉन्स क्या है विंटर के अंदर।
तो हमारा रिस्पॉन्स वो कहता है कोई ख़ास नहीं है, हमने आर्टिफिशियल एक रेन करवा दी है, बारिश जो आर्टिफिशियल हमने करवा दी है क्लाउड सीडिंग करवा के, तो यही हमारा जो है रिस्पॉन्स रहा है और इसी को हम लोग कहते हैं क्या बात है, यही सा आर्टिफिशियल हमने रेन करवा दी है। लेकिन इसके अपोजिट कहता है कि मल्टीपल कंस्ट्रक्शन काम हो रहे हैं, जैसे फ्लाईओवर बना रहे हैं, अंडरपास बना रहे हैं, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज बना रही हैं, उनको हमने कुछ नहीं कहा और हमने बस एक रेन डांस करवाया है। और इसके ऊपर भी वो कहता है कि थोड़ी सी रेन करवाने से कुछ नहीं होता, आपको एक हैवी किस्म की रेन करवाएंगे तो फिर कोई फर्क पड़ता है। और उसके बाद फिर आगे बात करता है कराची की, रावलपिंडी की, लाहौर की, इन सब की। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोई अच्छा नहीं है इन सारे इलाकों के अंदर, तो जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसकी बहाली करनी चाहिए। रिंग रोड की बात करता है, ठीक है, और कहता है कि ये आप लोग इसको एक्सपैंड करते जा रहे हैं, ग्रीन बेल्ट को ख़त्म करते जा रहे हैं। और आगे भी वो बताता है इसकी काजेज, ब्रिक किलन्स बताता है, ठीक है, जो ईंटों वाले पट्टे हैं उधर से जो धुआं निकलता है उसकी एक काज बन जाती है। एनुअल आप जो फसल जो है बर्न करते हैं, जो उसके बुच्चे होते हैं फसलों के, जो आप फसल काट लेते हैं उसके नीचे रिमेनिंग होती है फसल, उसको आप जला देते हैं। इंडिया की तरफ से जनाबी अली आता है ये कुछ धुआं, तो ये कुछ काजेज हैं वो बता रहा है। बाकी आप खा सकते हैं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हो गया, इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं हो गया, दरख्त आप काटते जा रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज हो जाती हैं वजह इसकी, अर्बनाइजेशन हो रही है जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर जो लैंड है उस वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी बनाई जा रही है और अर्बनाइजेशन बाकी लाहौर की हुई जा रही है। तो ये कुछ रीजन हैं जिनकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी जो एयर है वो गंदी होती जा रही है। और फिर वो कहता है कि जो सॉल्यूशन है, जैसे हम लोग स्कूल बंद करवा देते हैं, मार्केट्स बंद करवा देते हैं तो ये जो सॉल्यूशंस है ना, दे आर नॉट वर्क। ठीक है, स्कूल बंद करवा देना और ये हॉस्पिटल, स्कूल बंद करवा देना और क्या करना, इसके अलावा स्मोक इमरजेंसी करवा देना, 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करवा देना जिस तरह हाई कोर्ट ने कहा। तो कहता है ये कोई बड़े अच्छे सोल्यूशन नहीं है। इसके बरक्स जो हाई कोर्ट ने कहा था ना कि अपने गवर्नमेंट को कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स लेकर दे दें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और फिर वो एग्जांपल देता है चाइना की, 25 ईयर्स अगो 1988 के अंदर जो है, जब बीजिंग के अंदर जो है, बीजिंग ने डिक्लेयर किया था वार ऑन एयर पोल्यूशन, उनका भी बड़ा गंदा माहौल था। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने जो कोयले से फायर टेक्नोलॉजी, कोल फायर टेक्नोलॉजी को यूज किया। मतलब क्या है कि उन्होंने हर पॉसिबल जो है काम किया, जो जिससे जो है इंडस्ट्री है वहां से धुआं निकलता है। और कोई भी जो है जहां से भी धुआं निकलता है उसको उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की, नई नई टेक्नोलॉजीज का उन लोगों ने इस्तेमाल किया, ठीक है ना। और साथ साथ इन्वायरमेंट लॉ उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाया और इसके अलावा कंप्रीहेंसिव जो है एयर मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। तो यही कहता है उन्होंने करके काफी हद तक कंट्रोल कर लिया। दिल्ली ने कहता है कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो बंद करवा दिया था नवंबर के अंदर, दिल्ली ने ये रिस्पॉन्स दिया। चाइना, इंडिया और बांग्लादेश ने, उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उनको सब्सिडी दी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उन्होंने बेहतर कराई, ब्रिक किलन्स के अंदर टेक्नोलॉजी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई और इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम है उसके ऊपर भी उन्होंने जो है बेहतरी करने की कोशिश की। तो ये इन लोगों ने रिस्पॉन्स दिया। और पाकिस्तान में क्या है, आर्टिफिशियल रेन सिर्फ करने से कहता है कि सारे मामला हल नहीं होंगे। तो पाकिस्तान को भी इस तरह के कंप्रीहेंसिव प्लान बनाने की जरूरत है अगर वो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहता है। तो जी पेपर में क्या आएगा, पेपर में अल्टीमेटली जी पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है। अब क्लाइमेट से ये शुरू होती है गेम, क्लाइमेट चेंज से, ठीक है, और क्लाइमेट चेंज के बाद फिर आगे एयर पोल्यूशन आ गया, ठीक है। एयर पोल्यूशन के बाद फिर इसकी मल्टीपल डिमेंशंस हैं, इकोनॉमी हो जाती है आपकी, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही हो रही है, डिसीजेज आ रही हैं। तो ये मल्टीपल डिमेंशंस के आप इसको अंदर डिस्कस कर सकते हैं। चलें जी, अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट ओपिनियन। इसके अंदर जो है अगर मैं बात करूं तो पेपर पर्सपेक्टिव में या कोई ऐसी अक्लमंदी वाली मुझे कोई ज़्यादा पेपर के पर्सपेक्टिव में कोई ऐसी बातें नज़र नहीं आई। इसके अंदर उसने पर्सनालिटीज़ को डिस्कस किया और ये है प्रिंस ऑफ प्रोसीजर्स। तो इसके अंदर वो बात क्या करना चाहता है, बात वो बेसिकली ये करना चाहता है कि जनाब हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है ना, उसके अंदर जो जज होता है ना, वो अगर किसी केस के ऊपर उसको नहीं सुनने को दिल कर रहा या वो नहीं करना चाह रहा उसको गौर फिक्र, तो वो जो प्रोसीजर की एक रट होती है ना अपनी जान छुड़ाने के लिए, तो कहता है प्रोसीजर को फॉलो करो। और प्रोसीजर इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि उनके ऊपर करते 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 जो है काफी टाइम लग जाता है। तो इसके अंदर जो उसने मेन बात की, उसने जजों को ना 3 कैटेगरी के अंदर डिफाइन किया, 1 2 3। पहला कहता है वो है जज जिनको फिजिकल जो भी है ना, हर किस्म के केसेस के अंदर उनको अबूर हासिल होता है, चाहे वो फाइनेंस के क्यों ना हो, फिजिकल पुलिस के क्यों ना हो। एक तो वो कैटेगरी है। दूसरा कहता है वो है कि जिनको
जो है फिजिकल के अंदर अबूर नहीं होता, बाकी के अंदर होता है। और तीसरा कहता वो है कि जिनको अंदर ये दोनों ही नहीं होते, वो क्या होते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं क्रिमिनल लॉ के अंदर। इस तरह के कहता है केसेस जो है ना जजेस हैं। और क्रिमिनल लॉ वाले फिर क्या करते हैं, अच्छी सी जिबोग्रीम यहाँ पर उसने लिखा है टर्में होती हैं कि अगर वो उन टर्मों को देखा जाए तो वो काफी डिकेड्स ओल्ड टर्में होती हैं और उनको यूज करके और कुछ भी नहीं होता कि जजेस जो है वो क्या करते हैं, अगर उनका केस के ऊपर से यानी कि नहीं उनका दिल कर रहा उसको, या नहीं वो अपना रिस्पॉन्स नहीं देना चाहता, या प्रेशर इतना ज्यादा होता है, तो वो फिर इस तरह के प्रोसीजरल टैक्टिक्स जो है ना उनको यूज करते हैं प्रोसीजर को, कि प्रोसीजर को फॉलो किया जाए। जैसे यहाँ पर वो इमरान रियाज की बात करता है, ठीक है ना, कि इमरान रियाज के साथ जो है जब ये मामला होता है तो उसका केस चलता है, तो तब भी जो उसका जो है वो प्रेशराइज था कि क्या फैसला करे, तो फिर जजेस क्या करते हैं ऐसे केसेस के ऊपर डिले करने के लिए प्रोसीजर, मुख्तलिफ प्रोसीजर को फॉलो करो, ये लगाओ वो लगाओ, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, ये पूरा है वो पूरा है। तो इस तरह के वो मामला को क्या करते हैं, इस तरह के काम करते हैं। तो ये उसने असल से बेसिकली जो है ना जुडिशरी के जो पर्सपेक्टिव में उसने जो है वो बात करना शुरू की थी, और वहाँ पर जजेस के बारे में उसने बात की थी कि वो किस तरह से ये अपनी जान छुड़वाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के टैक्टिक्स को वो यूज करते हैं। सो जी, ये रहा आपका टू डे ओपिनियंस मैंने डिस्कस कर दिए आपके साथ सारे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारा क्लैरिटी होगी मुख्तलिफ चीज़ों की, काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। और मेरा मेन मकसद होता है कि आपके आइडियाज़ जो हैं वो मिच्योर हो जाए, ताकि जब आप रिटर्न में बैठें, खास तौर पर जो ऐसे का पेपर है, तो आप चीज़ों को कनेक्ट करने की आपके अंदर एबिलिटी आ चुकी हो। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, एंड इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।